हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनफेवरेट एम्प्रेस के पार्ट 14 के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा, जियो चैन को लेबर पेन होनी शुरू हो जाती है। रेड ड्रैगन और इंपीरियल डॉक्टर वांग यीबो के पास चले आते हैं जियो चैन की हेल्प करने के लिए, और स्टेट में बाहर थंडरिंग और लाइटनिंग हो रही होती है, जिसे देखने के बाद स्टेट के सभी लोग नी डाउन हो जाते हैं। फिर स्टोरी में आगे क्या हुआ चलिए वो जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच। स्टेट में काफ़ी ज़्यादा थंडरिंग और लाइटनिंग होती है। जैसे ही लोग उसे देखते हैं तो वो सभी के सभी नी डाउन हो जाते हैं ताकि वो गॉड की ब्लेसिंग ले। दूसरी ओर जियो चैन जो है वो कल्टीवेशन की हेल्प से सक्सेसफुली एग को अपने स्टमक से बाहर निकालता है। जियो चैन ने ऑलरेडी जो पॉइज़न है उसे थोड़े से अमाउंट में ले लिया था, जिससे जैसे ही वो एग को अपने स्टमक से बाहर निकालता है उसके बाद वो जो पॉइज़न है वो अपना काम करना शुरू कर देता है, जिससे जियो चैन की जो बॉडी होती है वो धीरे धीरे काली पड़ना शुरू हो जाती है। वांग यीबो जिसने सीक्रेटली पॉइज़न को कंज्यूमिंग किया था, अब उसके अंदर भी कोई भी पावर नहीं थी जिसे वो ट्रांसफ़र करके जियो चैन की बॉडी के अंदर अपनी पावर एसेंस को डाले, ताकि वो एसेंस जियो चैन की हेल्प करे कि जियो चैन उस पॉइज़न से फाइट कर सके। यीबो को पहले से ही पता चल चुका था कि जियो चैन को किसी ने पॉइज़न दे दिया है। ये बात जैसे ही यीबो को पता चलती है तो वो अपनी पावर से जो जियो चैन का जो पॉइज़न होता है वो उसे कंज्यूम कर लेता है, ताकि वो जियो चैन और बेबी की जान बचा सके। पॉइज़न की बात जाने के बाद भी यीबो ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे उसे कुछ भी नहीं पता। यीबो इसलिए ये सब कुछ करता है ताकि वो उस कल्प्रिट को पकड़ सके जिसने मेड का इस्तेमाल करके जियो चैन को पॉइज़न दिया था। यीबो ने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि वो उस कल्प्रिट को नहीं छोड़ेगा। जैसे ही उसे वो कल्प्रिट मिलेगा तो वो दोबारा बिना सोचे उसकी जान ले लेगा। यीबो के पास वो कल्टिवेटर होता है जिससे वो जियो चैन की जो बॉडी है उसका जो पॉइज़न है वो अपनी बॉडी में ट्रांसफ़र कर लेता है। जियो चैन की जो तबीयत होती है वो हर सेकंड बिगड़ती जाती है, जिसे देखने के बाद यीबो का जो कज़न है यानी कि डेमॉन किंग वो डिसाइड करता है कि वो जियो चैन की बॉडी से वांग यीबो का जो एसेंस है वो उसे रिमूव कर देगा और वांग यीबो का एसेंस वांग यीबो की बॉडी में वापस ट्रांसफ़र करेगा। जैसे ही डेमॉन किंग वांग यीबो के एसेंस को जियो चैन की बॉडी से रिमूव कर देता है और वांग यीबो की बॉडी में वापस ट्रांसफ़र कर देता है, तभी एक लाउड ग्रोनिंग की आवाज़ सुनाई देती है जो कि गोल्डन ड्रैगन की थी, जिसकी बॉडी के ऊपर रेड स्केल्स थे और वो उस वक्त हवा में उड़ रहा था। स्टेट के लोग जो कि बाहर नी डाउन हुए थे वो उठकर देखते हैं कि हवा में ये कैसी आवाज़ें हो रही है। जैसे ही वो ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं तो वो देखते हैं कि उनका जो लॉर्ड है, उनका जो गॉड है, उनका जो ड्रैगन किंग है, जो कि हज़ारों सालों के बाद उन्हें दिखाई दिया था, जो कि पूरे लोगों पर, पूरी दुनिया पे हुकूमत करता है। जैसे ही उनकी नज़र उस पर पड़ती है तो वो सभी के सभी दोबारा नी डाउन हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने अपनी गॉड को देखा है। जैसे ही वो नी डाउन हो जाते हैं तो वो हिम्मत भी नहीं करते कि वो उन बारिश की बूंदों को एक बार टच भी करें। दूसरी ओर जहाँ वांग यीबो अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करता है तो डेमॉन किंग और इंपीरियल डॉक्टर दोनों मिलकर जियो चैन की जो बॉडी है उसे रिपेयर करते हैं। वांग यीबो ने अपनी पावर को जियो चैन की बॉडी में ट्रांसफ़र किया था, लेकिन उसके होने के बावजूद भी जियो चैन काफ़ी ज़्यादा उस पॉइज़न से इफ़ेक्ट हुआ था, क्योंकि जियो चैन ने कुछ महीने पहले थोड़ा बहुत जो पॉइज़न है उसे कंज्यूम किया था। हालांकि पॉइज़न जो था वो काफ़ी ज़्यादा कम क्वांटिटी में था, लेकिन फिर भी जियो चैन की जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गई थी। वांग यीबो, तुम इतना मॉर्निंग क्यों कर रहे हो? कहीं तुम्हारी डियरेस्ट एम्प्रेस की मौत तो नहीं हो गई या फिर कुछ और हो गया? मैं काफ़ी ज़्यादा मरे जा रही हूँ तुमसे मिलने के लिए पर्सनली, ताकि मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करूं, लेकिन क्या करूं, अभी मुझे प्रिटेंड करना पड़ रहा है कि मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान और उदास हूं तुम्हारी डियरेस्ट एम्प्रेस की डेथ के लिए।
ऑर्चिड ये विस्पर करती है सरकास्टिकली जब वो ड्रैगन किंग को आसमान में उड़ता हुआ देखती है। उसे पसंद हो या ना हो, लेकिन गॉड को देखने के बाद उसे नी डाउन होना ही पड़ेगा उसकी रेस्पेक्ट के लिए। लेकिन जैसे ही वो नी डाउन हो जाती है, प्रिटेंड करती है कि वो गॉड की रेस्पेक्ट करती है, तभी हेवन से एक फायर बॉल आता है और सीधे जाकर ऑर्चिड के घर के ऊपर लैंड कर देता है, जहाँ पर ऑर्चिड और उसका जो सो कॉल्ड ब्रदर वो दोनों रहते थे। उस फायर बॉल का जो प्रेशर था वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है। जैसे ही वो उस घर के ऊपर लैंड करता है तो उस घर के टुकड़े हो जाते हैं और ऑर्चिड हवा में आकर दूर गिर जाती है। जैसे ही ऑर्चिड दूर गिर जाती है, फिर उसे रिग्रेट होता है अपनी वर्ड्स पर कि उसने कुछ देर पहले क्या क्या कहा। वांग यीबो जैसे ही वापस अपने रूम में अपीयर होता है, इस वक्त वांग यीबो फुली पावर्ड था, बिल्कुल अपने ओल्ड वर्जन में जैसे वो पहले पावर्ड हुआ करता था। जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर करता है तो वो अपनी एम्प्रेस की तरफ देखता है। एम्प्रेस के बगल में एक बड़ा सा एग था। एग की तरफ देखने के बाद वांग यीबो के चेहरे पे एक क्यूट सी स्माइल आती है। तभी जो डेमोन किंग होता है वो वांग यीबो से कहता है, ब्रदर हमारा काम हो गया है, अब हम चलते हैं, तुम्हारी एम्प्रेस अब डेंजर में नहीं है, और साथ ही साथ ये जो लिटिल ड्रैगन है अब ये भी परफेक्टली फाइन है। ये कहते हुए डेमोन किंग उस एग को किया करता है और वो जो एग होता है वो कंप्लेनिंग करते हुए वहाँ से दूर हो जाता है। तभी वो बेबी जो कि एग के अंदर था वो कहता है, मुझे छुओ मत। ये बात सुनने के बाद वांग यीबो चैकल करता है। पहला जो स्टेप था वो फाइनली हो चुका है और वांग यीबो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है कि वो अपने बेबी को कब देखेगा। फिर वांग यीबो अपनी वाइफ एम्प्रेस की तरफ देखकर कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस माय एम्प्रेस, फाइनली तुमने वो कर दिया। फिर वांग यीबो अपनी बॉडी के जो थोड़ा बहुत एसेंस होता है उसे जियो जैन की बॉडी में ट्रांसफ़र कर देता है। फिर वांग यीबो अपनी एम्प्रेस से कहता है, एम्प्रेस तुम हमेशा से चाहते थे कि तुम कल्टीवेशन सीखो, लेकिन अब तुम कल्टीवेशन सीख सकते हो, और जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे फिर तुम कुछ भी कर सकते हो। ये कहते हुए वांग यीबो जियो चैन के जो हाथ है उसे टच करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो अपना हाथ जियो चैन की तरफ बढ़ाता है तभी वो जो एग होता है वो होपर करता है और फिर वांग यीबो का जो रास्ता है उसे रोक देता है ताकि वो जियो चैन यानी कि उसकी मम्मा का जो हाथ है उसे टच ना करे। ये देखने के बाद वांग यीबो स्लाइटली फ्रोन हो जाता है। तभी जो डेमोन किंग होता है और बाकी के कल्टिवेशर्स थे वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर यीबो उस बेबी से कहता है, लिटिल ब्रैट अगर मैं नहीं होता क्या तुम्हें पता है तुम भी इस वक्त नहीं होते? तुम्हें मैंने पहले ही कहा था मैं तुम्हारा ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। तभी उस अंडे से बेबी की आवाज़ आती है और वो वांग यीबो से कहता है, तो तुम्हें किसने कहा था कि मेरी हेल्प करो, और तुम अब मेरी मम्मा को छूने की कोशिश मत करो, जब मैं यहाँ पर हूँ तब तो बिल्कुल भी नहीं। ये वो जवाब देने ही वाला होता है तभी अचानक से दरवाज़ा खुल जाता है और वांग युवान कमरे के अंदर चला आता है। वांग युवान काफ़ी ज़्यादा परेशान था, लेकिन जैसे ही वो अपनी मम्मा को देखता है तो उसकी परेशानी चली जाती है और उसके होंठों पे स्माइल आ जाती है। तभी जो एग होता है उसकी नज़र वांग युवान में पड़ती है और वो फिर कहता है, लो अब एक और ट्रबल आ गया। उसे देखने के बाद जो एग होता है वो रोल हो जाता है और फिर अनकॉन्शियस जियो चैन के बगल में आ जाता है। लेकिन फिर वो एग यानी कि वो बेबी रियलाइज़ करता है कि ये काफ़ी नहीं है। फिर वो जंप करता है और फिर जियो चैन की जो चेस्ट है उसके ऊपर आ जाता है और फिर वो रिलैक्स करता है। वांग युवान अपने छोटे से बॉय को टोटली इग्नोर कर देता है और फिर वो भागता हुआ अपनी मम्मा के पास चला आता है। जैसे ही वो बेड के ऊपर चढ़ जाता है फिर वो अपने सर को जियो चैन के चेस्ट पे प्लेस कर देता है और फिर अपनी मम्मा को टाइटली हग करता है। जो एग होता है वो वांग युवान को देखने के बाद उसे पुश करता है ताकि वो उसकी मम्मा से दूर हो जाए, लेकिन वांग युवान उस एग को टोटली इग्नोर कर देता है। फिर वांग युवान कहता है, मम्मा फाइनली ठीक है, लेकिन मेरा छोटा सा भाई ये मुझे बार बार पुश क्यों कर रहा है, मुझे पुश मत करो। वांग युवान ये कंप्लेन करता है,
ईबो अपनी बेटी की हरकतें देखने के बाद साय करता है और फिर वो सोचता है, इस बेवकूफ़ बच्चे को ऐसा लगता है कि इसने जियो चैन को खरीद लिया है। ईबो को पता है कि उसकी जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे और वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब उन्हें गुड न्यूज़ मिलेगी। तो ईबो माइंड लिंक करता है अपने पेरेंट्स के साथ ताकि वो उन्हें इन्फॉर्म करे और उन्हें बता दे गुड न्यूज़ के बारे में। जैसा एक्सपेक्ट किया गया था, वांग यीबो उन्हें गुड न्यूज़ के साथ साथ बता देता है कि वो उनके पैलेस ना आए, क्योंकि वांग यीबो चाहता है कि सबसे पहले जो कल्प्रिट है वो उसके सामने आए। जैसे ही वांग यीबो उन्हें ये सभी इन्फॉर्मेशन दे देता है, उसके बाद ही वांग यीबो फ्लोर पर सिट डाउन हो जाता है ताकि वो मेडिटेशन करे। वांग यीबो को पहले से ही पता था कि जो ऑर्चिड है वो इस वक्त कहाँ पर छुपी हुई है, इसलिए वांग यीबो चाहता है कि वो कोई ना कोई कदम ऑर्चिड से पहले उठाए ताकि ऑर्चिड जो कोई भी कदम उठाएगी उससे पहले ही वांग यीबो उसे पकड़ ले ताकि दोबारा एम्प्रेस के ऊपर कोई हमला न हो जाए। दूसरी ओर का सीन कैसा चल रहा है? कोई खबर मिली क्या? क्या वो मर गया अपने उस बास्टर्ड चाइल्ड के साथ? ऑर्चिड उस मेड के साथ बात करती है। मेड फिर अपना सर झुकाती है, वो श्योर नहीं होती है कि वो अब क्या कहे। फिर मेड जवाब में कहती है, मुझे नहीं पता, कोई भी खबर अभी तक किंग के पैलेस से नहीं आई है, किसी को भी कुछ भी पता नहीं है। जो कुछ देर पहले सिचुएशन हुई थी जिसे देखकर सभी के सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए और हैरान हो गए थे कि वो था क्या। मेरी जवाब में कहती है। जवाब सुनने के बाद ऑर्चिड काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर ऑर्चिड सोचती है, ये सही नहीं है, अभी तक तो इन्फॉर्मेशन बाहर आ जानी चाहिए कि एम्प्रेस और उसका जो बास्टर्ड बच्चा है वो दोनों के दोनों मर गए, लेकिन अभी तक न्यूज़ बाहर आई क्यों नहीं? क्या वो मर गए या फिर अभी भी वो जिंदा है, जो कि इम्पॉसिबल है। इस स्टोरी में अब अगले सीन में दिखाते हैं वांग यीबो अपने पर्सनल गार्ड को कहता है कि वो इंपीरियल डॉक्टर को समन करे। जैसे ही इंपीरियल डॉक्टर को समन मिलता है तो वो इमीडिएटली वांग यीबो के पैलेस आ जाता है। वांग यीबो ने एक बैरियर क्रिएट किया हुआ था अनकॉन्शियस जियो चैन के और उसके 2 बच्चों के आसपास, ताकि कोई भी उस रूम में जियो चैन और उसके 2 बच्चों को ना देखे, ना ही उनकी आवाज़ सुने। जैसे ही इंपीरियल डॉक्टर रूम के अंदर आ जाता है और तभी वांग यीबो अपनी आंखें खोलता है और फिर इंपीरियल डॉक्टर की तरफ देखता है। फिर वांग यीबो इंपीरियल डॉक्टर से कहता है, इंपीरियल डॉक्टर, क्या आप मेरी पल्स चेक कर सकते हो? वांग यीबो ये ग्रोलड होकर कहता है, जिसे देखने के बाद जो इंपीरियल डॉक्टर होता है वो डर के मारे ट्रम्बलिंग करना शुरू कर देता है। इंपीरियल डॉक्टर जो कि उस वक्त काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, वो वांग यीबो की जो पल्स है उसे चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जो हाथ था वो काफ़ी ज़्यादा कांप रहा था। जैसे ही वो वांग यीबो के रिस्ट को पकड़ता है ताकि वो पल्स को चेक करे, तभी वो दर्द में आकर ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है और उसकी जो रोने की आवाज़ें थी और रोस्टिंग मीट की जो स्मेल थी वो रूम से बाहर आ रही थी। एक्चुअली जो इंपीरियल डॉक्टर होता है, जैसे ही वो वांग यीबो के पल्स के ऊपर अपनी फिंगर रखता है, उसी मोमेंट में ही इंपीरियल डॉक्टर की जो फिंगर्स होती है वो जलना शुरू कर देती है। और जैसे ही उसकी जो फिंगर्स होती है वो जलना शुरू कर देती है तो वो अपनी फिंगर्स को रिमूव करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग यीबो जो होता है वो उसका हाथ जो है उसे होल्ड कर देता है ताकि वो उसका जो हाथ है उसे जला दे। तभी वो इंपीरियल डॉक्टर रोते रोते वांग यीबो से कहता है, योर मैजेस्टी, प्लीज़ मुझे माफ़ करिए, इस सर्वेंट को माफ़ करिए, मेरी जो फैमिली है वो डेंजर में है इस वक्त। अगर मैंने उनका जो इंस्ट्रक्शंस है उसे फॉलो नहीं किया होता तो वो मेरी पूरी फैमिली को मार देते। मैं नहीं चाहता था कि मेरी फैमिली मरे। इंपीरियल डॉक्टर ये बिना वांग यीबो के सवाल पूछे ही सब कुछ उगलना शुरू कर देता है और फिर वो वांग यीबो से माफ़ी भी मांगता है। जब इंपीरियल डॉक्टर ये सब कुछ बोल रहा था उस वक्त उसका जो फोरहेड होता है वो भी पसीने से पूरी तरह से कवर हो जाता है।
इम्पीरियल डॉक्टर की बात सुनने के बाद वांग यीबो इम्पीरियल डॉक्टर की तरफ देखता है, फिर वो उसका जो हाथ है उसे रिलीज़ कर देता है। अपने हाथ को रिलीज़ होने के बाद इम्पीरियल डॉक्टर जल्दी ही अपने हाथ की तरफ देखता है, जो कि उस वक्त पूरी तरह से लाल हो गया था और उसकी स्किन जो है वो उस वक्त पील ऑफ हो रही थी। ये देखने के बाद वांग यीबो स्माइल करता है। फिर वांग यीबो उससे कहता है, रियली? लेकिन तुमने तो मुझसे कुछ कहा ही नहीं। क्या तुम्हें अपने किंग के ऊपर भरोसा नहीं था कि तुम्हारा किंग तुम्हारी फैमिली को बचा लेगा? यीबो ये ईवल स्माइल देखकर इम्पीरियल डॉक्टर से कहता है। यीबो की ईवल स्माइल देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो उस वक्त किसी का भी कत्ल कर सकता है। ये बात सुनने के बाद इम्पीरियल डॉक्टर चुप हो जाता है। वो कुछ भी नहीं कहता, एक सिंगल वर्ड भी नहीं। यीबो चक्र होता है जब वो इम्पीरियल डॉक्टर को शांत देखता है। फिर यीबो इम्पीरियल डॉक्टर से कहता है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी फैमिली सेफ रहे तो तुम वही करोगे जो मैं तुमसे कहता हूँ। अगर तुमने एक भी मिस्टेक किया तो मैं तुम्हारी फैमिली और तुम्हें जाने नहीं दूंगा। यीबो ये कमांड करता है और फिर इम्पीरियल डॉक्टर को अपने रूम से बाहर कर देता है। जैसे ही इम्पीरियल डॉक्टर रूम से बाहर चला जाता है तो वो देखता है कि उसका जो हाथ है वो इमीडिएटली हील हो गया था। यीबो फिर स्माइल करता है और फिर वापस अपने काम में लग जाता है जो वो पहले कर रहा था। दूसरी ओर जो रेड लिटिल ड्रैगन है जिसे किंग ने असाइन किया था मिशन को लेकर, अब वो मिशन भी अब कंप्लीट हो गया है। हालांकि जो लिटिल ड्रैगन है वो रिफ्यूज़ करना चाहता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसे पता है उसका जो मास्टर है वो अपनी फिंगर को ज़रा सा भी हिलाए तो जो लिटिल ड्रैगन है वो राख में बदल सकता है। इसलिए वो चुपचाप अपने किंग का जो ऑर्डर है उसे एक्सेप्ट कर लेता है। जो वांग यीबो होता है वो उस वक्त अपना ही काम कर रहा था, लेकिन अचानक से वो वांग युवान की आवाज़ सुनता है। वांग युवान की आवाज़ सुनने के बाद वांग यीबो अलार्मड हो जाता है, तो वो भागता हुआ आता है चेक करने के लिए कि क्या हो गया है। जैसे ही वो जियो चैन और अपने दोनों बच्चों के करीब आता है और वो देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो देखता है कि जो वांग युवान होता है वो फ्लोर पर लेटा हुआ है और उसके टॉप पर वो एग होता है, जो कि कोशिश कर रहा था कि वो वांग युवान को प्रेस कर दे ताकि वो उसकी जान ले ले। ये देखने के बाद वांग यीबो कहता है, तुम बेवकूफ़, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था। अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें कह देता हूँ, मैं तुम्हें उबाल कर तुम्हें खाने के साथ खा जाऊंगा। समझ में आई बात? ये मेरी वार्निंग है तुम्हारे लिए। ये वार्निंग देता है और उसके बाद वो वांग युवान की हेल्प करता है उसे गेट अप करने में। फिर वांग युवान का जो रोब होता है उसे स्ट्रेट कर देता है और वांग युवान की जो टेयर्स होते हैं उसे भी पोंछ देता है और उसके बालों को भी ठीक कर देता है। फिर वांग युवान से कहता है, बेटा इसकी बातों का बुरा मत मानो, ये बस एक बेवकूफ़ सा बच्चा है। ये वांग युवान से कहता है और उस वक्त वो अपने बेटे यानी कि उस एग की तरफ ही देख रहा था और वो एग उस वक्त अपनी मामा के रोब के पीछे छुपा हुआ था। और फिर वो जो बेबी होता है जो कि उस एग के अंदर था वो सोचता है, मेरा डैडी मुझे खा जाएगा। ये सच में कितना जालिम बाप है, ये मुझे खा जाएगा, अपने ही बेटे को खाएगा। मैं अपनी मामा को बोलूँगा जैसे ही वो नींद से जाग जाएगा। तो कैसा लगा आज का पार्ट? जैसा भी लगा हो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।